डिस्कशन भी हमने कल के लेक्चर में कंप्लीट किया था. नाउ नेक्स्ट फ्रॉम टुडे वी हैव टू स्टार्ट डिस्कशन अबाउट नेक्स्ट टॉपिक विच इज अगेन कोर टॉपिक, एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट टॉपिक फ्रॉम द सेक्शन ऑफ मैकेनिक्स. देखो 1D की एंड 2D की, उसके बाद में NLM की भी सिमिलर केस है. जितना कंटेंट ऑफ सिलेबस है उतना एग्जाम में वेटेज नहीं है, लेकिन बाकी रिमेनिंग टॉपिक में इनके एप्लीकेशन हर एक टॉपिक में हमें रिक्वायर्ड होते. त्यामुळे वेटेजचा विचार न करता 1D आणि 2D जसं आपण खूप जास्त टाइम देऊन खूप जास्त प्रैक्टिस देऊन प्रिपेयर करून घेतलेलं आहे, सेम वे NLM एंड उसके बाद में वर्क पावर एनर्जी, ये दो टॉपिक होंगे जिनको हमें जब तक प्रिपेयर नहीं होता है तब तक प्रैक्टिस करके करना है. ठीक है, एक बार ये 5 टॉपिक हो गए मतलब हमारा फिजिक्स का 80% वर्क कंप्लीट हो जाता है. ठीक है, एंड सेम आज 1 to 3 में हम मोशन अंडर ग्रेविटी का डिस्कशन शुरू करने वाले हैं. एंड उसके बाद में 4 to 5 डायमेंशंस एंड एरर शुरू होने वाला है. देन उसके बाद में 4 to 6 बेसिक मैथ्स, मैथमेटिकल टूल्स, इसका लेक्चर है. ठीक है, तो एज पर रिक्वायरमेंट यू कैन अटेंड एनी वन और ऑल ऑफ द लेक्चर्स. ठीक है, कोई प्रॉब्लेम नाही. काही लोकांना कंपल्सरी असेल, मी ॲट द एंड ऑफ लेक्चर सांगतो त्यांना. चलो, तो डिस्कशन शुरू करना है अभी अबाउट NLM. फिर से NLM बोल के कोई भी टॉपिक आपको NCERT में नहीं मिलेगा, नहीं तो घरी जाऊन सर कोणता टॉपिक शिकवला NCERT सापडतच नाही असं होऊ शकते. ठीक है, NLM नहीं है, टॉपिक का नाम अकॉर्डिंग टू NCERT होगा न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन या फिर लॉज ऑफ मोशन. एंड जो लॉज ऑफ मोशन है वो एक्सप्लेन किए गए थे बाय न्यूटन, इसलिए हम उसको बोलते हैं न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन. तो यहाँ पे N का मतलब न्यूटन, L का मतलब व्हेरी गुड. हे कळेल ना, आता कन्फ्युजन नहीं होणार, नहीं तो सर्कुलर मोशन सारखं 12th NCERT घेऊन यायचं सर, याच्या सर्कुलर मोशनच नहीं है. ठीक है, तो NLM का डिस्कशन हमें शुरू करना है. बट NLM से रिलेटेड कुछ भी बातें डिस्कस करने से पहले हमें यहाँ पे डिस्कस करना पड़ेगा कि नाउ ऑनवर्ड जो भी पार्ट्स हम डिस्कस करने वाले हैं वो आएगा काइनेटिक्स वाले सेक्शन में. मतलब हम पढ़ रहे हैं अबाउट मैकेनिक्स. मैकेनिक्स का मतलब होता है मोशन की स्टडी. उसको हमने 2 पार्ट में डिस्कस करने का डिसाइड किया था. एक फोर्स को कंसिडर किए बिना जो कुछ होता है मतलब मोशन के इफेक्ट है, और उसमें हमने क्या देखा था, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन. एंड आगे का जो पार्ट रहेगा उसमें हमें क्या करना है, फोर्स को कंसिडर करना है, मतलब मोशन के जो कॉजेस है, किस वजह से मोशन परफॉर्म होती है, वो रीजंस यहाँ पे कंसिडर करना है. उसको हम बोलते हैं एज ए काइनेटिक्स या फिर इसको डायनेमिक्स ऐसे भी हम बोल सकते हैं. ठीक है, यानी कि NLM इस टॉपिक में हमारी डिस्कशन का बेसिक पार्ट रहेगा रिलेटेड टू फोर्स ओनली. कनेक्टेड बघा टॉपिक, जैसे हमने मोशन अलोंग स्ट्रेट लाइन का डिस्कशन शुरू किया था, तो मोशन अलोंग स्ट्रेट लाइन में कंसेप्ट मतलब डिस्कशन का हमारा पहला पॉइंट था पोजीशन. फिर वहां पे हमने देखा था कि ये पोजीशन क्या होती है, बॉडी चेंज करती है. फिर चेंज इन पोजीशन को हमने बोला था डिस्प्लेसमेंट. फिर डिस्प्लेसमेंट होने के लिए जो टाइम लगता है पर यूनिट टाइम को हमने बोला था वेलोसिटी. बोल. फिर वेलोसिटी भी क्या होती है, चेंज होती है. चेंज इन वेलोसिटी को हमने कंसिडर किया था एज ए एक्सेलरेशन. फिर इनको कंबाइन करने वाले इक्वेशंस थे जिनको बोला था काइनेमेटिकल इक्वेशन. फिर सेम मोशन को हमने हॉरिजॉन्टल प्लेन पे स्टडी किया था, देन वर्टिकल प्लेन में स्टडी किया था. एंड इनको कंबाइन करके रिलेटिव मोशन भी डिस्कस की थी जो अलोंग स्ट्रेट लाइन थी. नेक्स्ट टॉपिक में वही मोशन को हमने डिस्कस किया मोशन इन ए प्लेन में, मतलब हम वहाँ पे एक्स एंड वाई दोनों एक्सिस से रिलेटेड का जो डिस्कशन है उसको साइमल्टेनियसली परफॉर्म करते थे. बस उसको रिजॉल्व करने के लिए, समझने के लिए, डायरेक्शन को वहाँ पे कंसिडर करने के लिए हमने वेक्टर को भी पढ़ा था. तो वेक्टर के बाद में इंट्रोडक्शन ऑफ मोशन इन ए प्लेन आ गया. मोशन इन ए प्लेन के इंट्रोडक्शन के बाद उसका एप्लीकेशन आ गया जिसमें हमने देखा प्रोजेक्टाइल मोशन एंड सर्कुलर मोशन. फिर इन सब का फ्रेम ऑफ रेफरेंस चेंज करके, ऑब्जर्वर की पोजीशन चेंज करके रिलेटिव वेलोसिटी को हमने डिस्कस किया था. अब यहाँ से आगे हम डिस्कस कर रहे हैं मोशन को, लेकिन इंक्लूडिंग द कॉजेस ऑफ मोशन, मतलब मोशन क्यों परफॉर्म होती है इसको कंसीडर करके हम मोशन को पढ़ने वाले हैं. ठीक है, तो यहाँ पे हमें मालूम होता है कि सबसे पहले मोशन परफॉर्म होती है बिकॉज वहाँ पे फोर्स एक्ट होता है. एंड इसको कनेक्ट करने के लिए हमने लास्ट पार्ट में सर्कुलर मोशन में फोर्सेस के कंसेप्ट को इंट्रोड्यूस किया था. जैसे हर एक सर्कुलर मोशन में क्या होता है, वेलोसिटी की डायरेक्शन चेंज होती है. तो चेंज इन वेलोसिटी क्या करती है, एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करती है. और जो एक्सेलरेशन सर्कुलर मोशन में प्रेजेंट होता है उसको बोला जाता है रेडियल और सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन. तो ये सेंट्रीपिटल और रेडियल एक्सेलरेशन प्रोवाइड करने के लिए वहां पे भी रिक्वायरमेंट फोर्स की थी जिसको हमने बोला था एज ए सेंट्रीपिटल फोर्स. तो वहां पे सेंट्रीपिटल एंड सेंट्रीफ्यूगल ऐसे फोर्सेस हमने इंट्रोड्यूस किए थे. और उसके बाद में उसके एप्लीकेशंस देखे थे बैंकिंग ऑफ रोड्स में, देन कोनिकल पेंडुलम में, देन वर्टिकल सर्कुलर मोशन में. तो इस टॉपिक में फोर्स क्वालिटेटिवली एज वेल एज क्वांटिटेटिवली, मतलब उसकी रिक्वायरमेंट क्या है, इफेक्ट क्या है एंड मैग्नीट्यूड कैसे कैलकुलेट करते हैं,
डायरेक्शंस कहाँ पे होती है, इससे रिलेटेड डिस्कशन होगा। लेकिन फोर्स कब प्रोवाइड किया जाता है, फोर्स प्रोवाइड करना है उसके लिए रिक्वायरमेंट किसकी होती है, एनर्जी की होती है, ठीक है ना। एनर्जी अगर है तो वहां पे क्या होता है, वर्क होता है। एंड वर्क होता है मतलब क्या होता है, बॉडी के ऊपर फोर्स अप्लाई होकर बॉडी का डिस्प्लेसमेंट होता है। तो यहाँ पे एक बार फोर्स की कंसेप्ट क्लियर हो गई। इसके बाद में हमारा नेक्स्ट टॉपिक रहेगा दैट इज वर्क, पावर एंड एनर्जी। मतलब एनर्जी होगी तो वो वर्क करेगी, एंड जो वर्क हो रहा है उसका रेट ऑफ डूइंग वर्क मतलब क्या रहेगा, पावर रहेगा, ठीक है। मतलब 5 कंसेप्ट पढ़ने के लिए 5 टॉपिक हमने मैकेनिक्स के बना दिए थे, ठीक है। तो एनएलएम का डिस्कशन हमें शुरू करने से पहले हम यहाँ पे फर्स्ट कंसेप्ट को देखेंगे, जिसके अकॉर्डिंग न्यूटन ने ये मैकेनिक्स की कंसेप्ट एक्सप्लेन की थी। दैट वाज अबाउट लीनियर मोमेंटम। लीनियर मोमेंटम, राइट डाउन, लीनियर मोमेंटम। पवन, राइट डाउन, लीनियर मोमेंटम। क्या होता है लीनियर मोमेंटम, मतलब राइट डाउन, मोशन कंटेंट और कंटेंट ऑफ मोशन इन द गिवन बॉडी। कंटेंट, हाँ आपण म्हणतो ना मास कंटेंट ऑफ मॅटर, वैसे कंटेंट ऑफ मोशन इन ए गिवन बॉडी इज कॉल्ड एज लीनियर मूवमेंट, लीनियर मोमेंटम। मतलब बॉडी के पास कितनी मोशन है ये डिफाइन करने के लिए हम यहाँ पे नई कंसेप्ट लेके आते हैं, दैट विल बिकम लीनियर मोमेंटम। यानी इनडायरेक्टली ये लीनियर मोमेंटम जो है वो मास एंड वेलोसिटी दोनों को कंबाइन करके मोशन का होने वाला जो इफेक्ट है उसको रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। और अनदर डेफिनेशन इसकी, लीनियर मोमेंटम इज डिफाइंड एज, लीनियर मोमेंटम इज डिफाइंड एज प्रोडक्ट ऑफ, linear momentum is defined as product of mass and velocity. Linear momentum is defined as product of mass and velocity. इसका नोटेशन नाउ ऑनवर्ड हम यूज करेंगे एज p, डिनोटेड बाय p, गिवन बाय p is equals to m into v, where p का मतलब linear momentum, m is the mass, v is the velocity. Next, SI unit for linear momentum. क्या होता है SI unit for linear momentum? देखो यहाँ पे मास है तो मास का यूनिट किलोग्राम, इनटू वेलोसिटी है, वेलोसिटी का यूनिट मीटर पर सेकंड। तो लीनियर मोमेंटम का SI यूनिट हो गया किलोग्राम मीटर पर सेकंड। और इसके ऊपर से अगर हमें डायमेंशंस लिखने तो क्या होंगे, kg है मतलब मास है m एक बार तो m1, L1 t माइनस 1, ये हो गए डायमेंशंस फॉर लीनियर मोमेंटम। देन लीनियर मोमेंटम का सीजीएस यूनिट क्या होगा, सीजीएस मतलब किलोग्राम बनेगा ग्राम, मीटर बनेगा सेंटीमीटर, सेकंड तो सेम रहेगा। Now what will be the relation between 1 kg मीटर पर सेकंड मतलब कितने ग्राम सेंटीमीटर पर सेकंड। पवन देखो 1 किलो का कितना ग्राम, 1 मीटर के कितने सेंटीमीटर, तो 10 बेस से में पावर की एडिशन होगी तो 3 + 2 बनेगा 5, मतलब 1 kg मीटर पर सेकंड इज इक्वल्स टू होता है 10⁵ ग्राम सेंटीमीटर पर सेकंड। Linear momentum is a vector quantity. Linear momentum is a vector quantity. Whose direction will be same? Whose direction will be same as that of velocity. मतलब जो वेलोसिटी की डायरेक्शन होगी सेम डायरेक्शन रहेगी किसके लिए, लीनियर मोमेंटम की। Calculate the mass of the body. Calculate the mass of the body moving with velocity of 36 km/h
having momentum 100 into 10 to the power 7 ग्राम सेंटीमीटर पर सेकंड। मास कैलकुलेट करना है, वेलोसिटी गिवन है एंड मोमेंटम गिवन है। तो देखो टॉपिक की स्टार्टिंग है, एक ही कंसेप्ट हुई है, एक ही फॉर्मूला मालूम है, P इक्वल्स टू एम इंटू वी, और हमें कैलकुलेट करना है मास, तो मास इक्वल्स टू क्या होगा, P अपॉन वी। P का मतलब लीनियर मोमेंटम, V का मतलब वेलोसिटी। बस हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे यूनिट कन्वर्ट करने पड़ेंगे। जैसे किलोमीटर पर आवर होता है उसको रिप्लेस करके 5/18 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बनेगा, 10 मीटर पर सेकंड। उसी तरह से ये 100 मतलब 10 की पावर +2 है, तो ये 10 टू द पावर +2 इंटू 10 टू द पावर 7 हो गया। बट ग्राम सेंटीमीटर पर सेकंड को हमें कन्वर्ट करना पड़ेगा केजी मीटर पर सेकंड में। तो अगर 1 केजी मीटर पर सेकंड 10 टू द पावर +5 ग्राम सेंटीमीटर पर सेकंड था, तो 1 ग्राम सेंटीमीटर पर सेकंड कितना बनेगा, ये +5 इधर आके बनेंगे -5, मतलब यहाँ पे हमें एक 10 की पावर -5 कनेक्ट करनी पड़ेगी, बनेगा किलोग्राम मीटर पर सेकंड। अभी आते हैं सिंप्लीफिकेशन के लिए, 10 10 10 बेस से में पावर की एडिशन 7 + 2 9 - 5 4, तो मोमेंटम आ गया 10 की पावर 4 केजी मीटर पर सेकंड। अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला P इज इक्वल्स टू m इंटू वी, m इक्वल्स टू बनेगा P अपॉन वी, यानी 10 की पावर 4 डिवाइड बाय 10 की पावर 1, यानी मास ऑफ द बॉडी इज 1000 किलोग्राम, यानी 10 की पावर 3 kg। परत असे क्वेश्चन एक्झाममध्ये येत नाही, असं तुम्हालाही भारी वाटतं, मलाही भारी वाटतं, बरोबर आहे की नाही। बट या इंटरमिडिएट स्टेप आहे, सुरुवात टॉपिकची अशीच असते, त्यामुळे कुठलाही टॉपिक स्टार्टपासून जर अटेंड केला कळतो पण, सोपा पण वाटतो आणि यायला पण लागतं, कळालं ना। काय होतं, आता हे एक्झाम्पल येणार नाही आय नो, बट हे सोडवता आलं म्हणजे काय होईल, याच्यानंतर आपण चेंज इन मोमेंटम बघणार आहे। चेंज इन मोमेंटम में क्या करना है, हमें फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम करना है, मतलब सेम प्रोसेस डबल रिपीट करनी है, एकदा आली तर दोनदा पण येते, मग ते एक्झाम्पल पण आपल्याला सॉल्व होतं। आगे जाके हम F इक्वल्स टू dp/dt परफॉर्म करेंगे, तो वहाँ पे अगर dp चेंज इन मोमेंटम कैलकुलेट कर सकते हैं, टाइम से डिवाइड भी कर सकते हैं, मतलब फोर्स भी आएगा, हे स्टेप बाय स्टेप असतं सगळं। बट आपण जर एक दिवस यायचं, 4 दिवस सुट्ट्या मारायच्या आणि 5व्या दिवशी काही लिंकच लागत नाही, मी फ्रॉम स्टार्ट तुम्हाला सांगतो, आपला सब्जेक्टचं काय स्टेटस आहे, कळालं ना। त्यामुळे आपलं जोपर्यंत वाढवत नाही आपण स्टेटस, तोपर्यंत आपल्याला काही कळणार नाही, त्यामुळे रेग्युलॅरिटी सगळ्यात इम्पॉर्टंट आहे। नेक्स्ट सेम क्वेश्चन आहे, सेम फॉर्म्युला आहे की बॉडी हैविंग मास 100 ग्राम, बॉडी हैविंग मास 100 ग्राम, मूविंग विथ स्पीड ऑफ लाइट, moving with speed of light, what will be its momentum। परत तेच एकच फॉर्म्युला झाला है, P इज इक्वल्स टू m इंटू वी। अब यहाँ पे मास भी दिया है एंड v मतलब स्पीड ऑफ लाइट बोला है, कितनी होती है स्पीड ऑफ लाइट, 3 × 10 टू द पावर 8 किलोमीटर पर आवर, मीटर पर सेकंड, मीटर पर सेकंड। इसका मतलब P इज इक्वल्स टू बनेगा मास इंटू वेलोसिटी। मास दिया है आपको 100 ग्राम, हे 7 या 8 मध्ये आपण असं शिकणार आहे की 100 को क्या लिखते हैं +2, ग्राम को केजी में करते हैं, मल्टीप्लाइंग इट विथ -3 इंटू बनेगा केजी, 10 10 बेस से में पावर की एडिशन होगी, +2 -3, हे -1 का येतं याचे पण नियम मी लिहून देणार आहे इव्हिनिंगला, त्यामुळे जर कन्फ्युजन असेल, विचारायला बरं वाटत नाही ना, रिपीट करतोय आणि हे कसं विचारावं, त्या बॅचमध्ये या, मला माहिती आहे किती पाण्यात आहेत म्हणून, त्यामुळे आपण एकदम एडिशन पासून स्टार्ट करणार है, ठीक है। तो मास हो गया 10 की पावर -1 kg, v कितनी है, v मतलब स्पीड ऑफ लाइट बोला है, तो स्पीड ऑफ लाइट मतलब 3 × 10 टू द पावर 8 मीटर पर सेकंड, तो लीनियर मोमेंटम बनेगा P इज इक्वल्स टू m इंटू वी, बट यहाँ पे v को हमने c लिया है, तो m इंटू सी बनेगा। मास कितना है 10 की पावर -1, c कितना है 3 × 10 टू द पावर 8, तो ये बनेगा 3 × 10 की पावर -1 + 8 यूनिट केजी मीटर पर सेकंड। नेक्स्ट इफ एन अल्फा पार्टिकल, क्वेश्चन में कंफ्यूज कैसे करते, देखो फॉर्मूला तो गिवन डेटा सेम, बट अभी सीधे सीधे नहीं बोलेंगे, मास नहीं देंगे, क्या बोलेंगे, एन अल्फा पार्टिकल मूविंग विथ
1/500 ऑफ c, मतलब स्पीड ऑफ लाइट के 1/500 टाइम्स, एन अल्फा पार्टिकल मूविंग विथ स्पीड ऑफ 1/500 of c, then its linear momentum will be वेरी गुड। अब बात आ रही है मास की। यहाँ पे मास तो दिया ही नहीं है, तो क्या करेंगे, तो उसके लिए अल्फा पार्टिकल माहीत पाहिजे है ना। तो कुठे येतो, स्ट्रक्चर ऑफ एटम मध्ये झाला एक स्ट्रक्चर ऑफ एटम, उसमें प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन, अल्फा पार्टिकल है। तो अल्फा पार्टिकल मतलब क्या होता है, अल्फा पार्टिकल मतलब होता है इट्स ए हीलियम न्यूक्लियस यानी He24। इसका मतलब क्या है, हीलियम में 2 प्रोटॉन है 2 न्यूट्रॉन है, लेकिन हमें अगर कंबाइन पूरा मास लेना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, 4 इंटू मास ऑफ न्यूक्लियन। अभी प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन का मास स्लाइटली डिफरेंट है, बट कैलकुलेशन के लिए हम कॉमन सेम ही लेते हैं, ठीक है। कितना होता है गायत्री मास ऑफ प्रोटॉन, नहीं वैष्णवी मास ऑफ प्रोटॉन, वैशाली मास ऑफ प्रोटॉन, प्रियंका मास ऑफ प्रोटॉन, साक्षी मायनस, व्हेरी गुड। कसं काय माहित तुला, काल परवा झाला का सौरभ किती आहे मास ऑफ प्रोटॉन, सेम है, कंफर्म। अभिषेक प्रोटॉन माहिती है कितना होता है फिर, 4 इंटू 1.67 इंटू 10 की पावर -27, ये मिल गया हमें मास, ठीक है। अभी सिंप्लीफिकेशन के लिए कितना आएगा, ये 7 को छोड़ देंगे तो अप्रोक्सीमेटली 6.4 इंटू 10 की पावर -27, एंड स्पीड कितनी लेंगे, 1/500 ऑफ c बोला है, मतलब 1/5 इंटू 100 था +2 ऊपर आके -2 इंटू 3 इंटू 10 की पावर 8। आता याला सिंप्लीफाई करण्यासाठी आपण जे सोपं वाटतं ते लिहून टाकायचं, 30/5 लिख दिया। अब 3 को 30 लिखा है हमने, मतलब क्या होगा, ये 7 होगा, 7 - 2 5, मतलब कितना आएगा 6 इंटू 10 की पावर 5, ये बन गई हमें वेलोसिटी। अभी चाहिए मोमेंटम, तो मोमेंटम के लिए फिर से क्या करना पड़ेगा, मास इंटू वेलोसिटी, करो मल्टीप्लिकेशन। लीनियर मोमेंटम विल बी m इंटू सी, m कितना है 6.4 इंटू 10 की पावर -27। c करेक्ट है, एक बार चेक करो, सेम आता है क्या c, सिक्स इंटू 10 की पावर +5, तो कितना आएगा ये 3.84 का 38.4, बरं ठीक आहे, मग बरोबर आहे। -27 + 5 -22। पवन युनिट काय भेटायचं, केजी का मीटर पर सेकंड, केजी मीटर पर सेकंड। मतलब एक बार प्रोसेस मालूम होगी, फिर त्यांनी प्रोटॉन दिलं, न्यूट्रॉन दिलं, इलेक्ट्रॉन दिलं, कुठलाही पार्टिकल दिला फरक पडणार नाही, ठीक है। कैलकुलेशन करने की प्रोसेस सेम रहेगी, ठीक है। काय घेऊन टाकलं 40 का ना 4 कसं घेऊन चालेल, क्लियर है फिर सबको। मोमेंटम से रिलेटेड बेसिक क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना है, P = m इंटू v। अभी सेम कंसेप्ट से रिलेटेड नेक्स्ट पॉइंट आता है, दैट इज चेंज इन मोमेंटम। चेंज इन मोमेंटम, राइट डाउन, चेंज इन मोमेंटम। आता चेंज आपल्याला कधी पण काढायचं असेल, फॉर एक्झाम्पल पवन आहे, काल त्याच्याकडे 80 रुपीज होते, बट सत्कार झाल्यावर त्याला अजून 100 रुपये भेटले। पवनकडे किती झाले, मग टोटल रुपीज बोला तो 100 + 80, बट पवन के पास जितने पैसे थे उसमें होने वाला चेंज कैलकुलेट करना है, तो क्या करना पड़ेगा हमें, फाइनल माइनस पहले किती होते, हे बघा अगोदर 180 होते, 100 रुपये बक्षीस मिळालं, किती झाले 180, तो फाइनल कितने हो गए 180 माइनस इनिशियल कितनी है, मतलब चेंज कितना हो गया 100 का, ठीक है। जसं की संडेला औरंगाबादचं टेम्परेचर होतं 40 डिग्री सेल्सियस, आज झालं डायरेक्ट 20 डिग्री सेल्सियस, तो चेंज इन टेम्परेचर कितना हुआ, फाइनल माइनस इनिशियल -20, और ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है,
परत तेच टेम्परेचर स्केलर क्वांटिटी निगेटिव डायरेक्शन वायरेक्शन काही नसते. यहाँ पे हमें समझ में आ रहा है कि पहले 40 था बाद में 20 हो गया. मतलब ये निगेटिव साइन हर बार जहाँ पे आ रहा है अकॉर्डिंग टू कन्सेप्ट उसकी मिनिंग अलग होती है. कळालं ना. प्रत्येक वेळी डायरेक्शन अपोजिटच असते असं नाही, ते फक्त वेक्टर मध्ये. -20 आ गया मतलब टेम्परेचर क्या हो गया, रिड्यूस्ड हो गया. येते लक्षामध्ये. तो चेंज कैलकुलेट करना है तो क्या करना है हमें, बस फाइनल माइनस फाइनल माइनस फाइनल माइनस फाइनल माइनस इनिशियल एवढंच करायचं आहे. ठीक आहे. तो मोमेंटम का भी चेंज अगर हमें डिफाइन करना है तो क्या डिफाइन करेंगे, चेंज इन मोमेंटम इज डिफाइंड एज फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम. लिहून टाका. असं वाटतं आता सर येतं ना काही पण सांगता, बरोबर आहे की नाही, एवढं सिंपल. पण हे जेव्हा एक्झाम्पल मध्ये येईल ठीक आहे ना तेव्हा हेच कन्फ्युजन करा. चेंज इन मोमेंटम इज डिफाइंड एज फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम. ठीक है. डेल्टा पी इज इक्वल्स टू P2 माइनस P1 असं घ्या किंवा P फाइनल माइनस P इनिशियल. ठीक है. ये बनेगा चेंज इन मोमेंटम. अब देखो चेंज इन मोमेंटम में हम क्या कर रहे हैं, फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम कर रहे हैं. तो यहाँ पे क्या होगा, m इंटू वी माइनस m इंटू यू हो जाएगा. वेयर m इज द मास, जो चेंज नहीं होगा वो कांस्टेंट ही रहेगा. v का मतलब, u का मतलब इनिशियल वेलोसिटी. तो दोनों में से अगर हमने मास कॉमन लिया तो ब्रैकेट में कौन आ गया, v माइनस यू. तो डेल्टा p का मतलब होता है m इंटू वी माइनस यू. या फिर हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, डेल्टा p इज इक्वल्स टू m इंटू डेल्टा यू. फक्त डेल्टा डेल्टा कैंसिल करू नका. ठीक है. चेंज इन मोमेंटम इक्वल्स टू क्या है, मास इंटू चेंज इन वेलोसिटी. लेकिन ये स्ट्रिक्टली एप्लीकेबल है ओनली इफ, कब एप्लीकेबल है, पवन टाइमचा डिफरन्स, टाइमचा विषयच नाही बेटा इथं. आता नंतर आणि नंतर आता दिला तर ये कब एप्लीकेबल है, मास कांस्टेंट है तब. वेरी गुड. लेकिन इन जनरल मैकेनिक्स में एक बार बॉडी ली हमने तो बॉडी चेंज नहीं होती, वेलोसिटी बदलती है, एक्सेलरेशन बदलता है, फोर्स बदलता है, तो मास कांस्टेंट ही होता है. ये एप्लीकेबल है इफ एंड ओनली इफ बॉडी इज नॉट चेंजिंग इट्स डायरेक्शन. समझलं ना. डायरेक्शन चेंज करने के बाद क्या होता है ये कळेल थोड्या वेळाने, पहिले याला समजावून घ्या. ये कब है, वेलोसिटी चेंज हो रही है लेकिन सेम डायरेक्शन में. यहाँ पे डायरेक्शन में चेंज ऑकर नहीं हो रहा है. अगर डायरेक्शन चेंज होती तो क्या होता है वो देखेंगे बाद में. हो गया लिख के. चलो तो कैलकुलेट फाइनल वेलोसिटी, कैलकुलेट फाइनल वेलोसिटी ऑफ द बॉडी. कैलकुलेट फाइनल वेलोसिटी of the body which is moving initially with 10 meter per second, moving initially with 10 meter per second, having mass 5 kg, mass 5 kg, and change in momentum in the given time is 20 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड. क्या होगा आता हे जर एक्सप्लेन न करता मी डायरेक्ट हा क्वेश्चन दिला असता तर काय झालं असतं, आलं नसतं असं नाही, बट थोडा वेळ लागला असता, बरोबर आहे की नाही. बट इथं कन्सेप्ट नंतर क्वेश्चन येतोय आणि अशाच पद्धतीने जर तुम्ही प्रॅक्टिस केली रेग्युलर मध्ये तरी कन्सेप्ट क्लिअर होते आणि नंतर विसरत नाही. फक्त कंडिशन काय आहे, रेगुलर याला रिवाइज करत राहावं लागेल. ठीक है. देखो कंडीशन क्या है कि डेल्टा पी इज इक्वल्स टू हमने लिखा है m इन ब्रैकेट v माइनस यू. अब इसमें हमें फाइंड करना है कि अननोन कौन है, फाइनल वेलोसिटी मतलब कौन, v. तो v को छोड़ के बाकी सब वैल्यू पुट करेंगे. तो डेल्टा p कितना है 20, मास कितना है 5, ब्रैकेट में आएगा v माइनस 10. अब मल्टीप्लीकेशन वाला 5 इधर आएगा तो डिवीजन में आएगा. 20/5 मतलब तो 4 इक्वल्स टू हो गया v माइनस 10, यानी v इक्वल्स टू कितना आ रहा है 14 मीटर पर सेकेंड. मतलब फाइनल वेलोसिटी ऑफ द बॉडी विल बिकम 14 मीटर पर सेकेंड. क्लियर. नेक्स्ट, चेंज इन मोमेंटम ही देखना है, बट अभी डायरेक्शन चेंज हो रही है. मतलब एक वॉल है,
एंड इस वॉल के ऊपर एक बॉल इंसिडेंट होके रिबाउंड होने वाला है. रिबाउंड होने वाला है मतलब टक्कर घेऊन परत जाणार है. ठीक है. तो इनिशियली जो बॉडी यहाँ पे आ रही है उसका मास आपको दिया है m और ये इंसिडेंट हो रही है विथ वेलोसिटी u. फिर वॉल के ऊपर जाके कोलाइड होके वापस आ रही है तो मास कितना बनेगा? फिर मास विल रिमेन सेम m. अब यहाँ पे कंडीशन या फिर कोलिजन इस तरह से है कि इसकी वेलोसिटी सेम है. कौन सा होता है वो आगे देखेंगे, तब तक नहीं याद आया तो भी चलेगा. ठीक है. इस तरह का कोलिजन हो रहा है कि वेलोसिटी जो है वो सेम है. तो यहाँ पे मोमेंटम में चेंज हो रहा है क्या? इनिशियल कितना है? m इंटू यू. फाइनल भी कितना है? m इंटू यू. तो mu मायनस mu 0. तो चेंज इन मोमेंटम कितना होगा? असंच वाटत असतं आपल्याला. म्हणूनच फिजिक्समध्ये थोडं डोकं वापरायचं असतं. यहाँ पे क्या हो रहा है? डायरेक्शन चेंज हो रही है. कळालं ना? तो यहाँ पे क्या होगा देखो, अगर हम कंसिडर करेंगे कि ये डायरेक्शन मतलब x एक्सिस के अलॉन्ग है, मतलब ये प्लस i होगा, तो उसकी अपोजिट डायरेक्शन मतलब माइनस एक्स के अलॉन्ग होगी, इसलिए ये क्या बनेगा? मायनस ऑफ आय कॅप होगा. आता ज्यांनी मोशनने प्लेन वेक्टर रिलेटिव्ह मध्ये खूप जास्त वर्क केलंय त्यांना एकदम इझिली गेलंय. ज्यांचा रिलेटिव्ह वेक्टर मोशनने प्लेन मिस झालाय, प्लस आय मायनस आय दिसलं की थोडे हार्टबीट वाढायला लागतं. बरोबर आहे की नाही? त्यामुळे या टॉपिक्समध्ये आपल्याला एफर्ट्स घ्यायचे. पहिले पाच मध्ये माझा ऐका, रिमेनिंग टॉपिकमध्ये मी तुमचं ऐकल. कळालं ना? जेवढा टाइम तुम्हाला द्यायचा तेवढा द्या, नंतर काही कंपल्शन नसणार. कारण हे एकदा एकदम 100% क्लियर झालं की नंतर प्रॉब्लमच येत नाही. नवीन कॉन्सेप्ट आणि फॉर्मूला येतो बट सिंप्लीफिकेशन पूरा सेम होता है. तो क्या होगा, हम इस m इंटू यू को प्लस आई के अलॉन्ग ले रहे हैं, मतलब यहाँ पे इनिशियल मोमेंटम यानी पी आई कितना बनेगा? m इंटू यू इंटू आई कैप. सेम वे फाइनल मोमेंटम में चेंज क्या होगा? प्लस विल बी रिप्लेस्ड बाय माइनस. तो ये बनेगा माइनस ऑफ m इंटू यू इंटू आई कैप. अब फॉर्मूला क्या होता है चेंज का? फाइनल माइनस इनिशियल. उसमें कोई चेंज नहीं होगा, मतलब डेल्टा पी बनेगा पी फाइनल माइनस पी इनिशियल. अभी फाइनल कितना है? अब इसके डायरेक्शन के साथ लेना है या नहीं लेना है? कंपल्सरी. इट्स ए वेक्टर क्वांटिटी, तो डायरेक्शन एक्सट्रीमली इंपॉर्टंट है, उसको लेना ही पड़ेगा. लेकिन अगर बॉडी स्ट्रेट लाइन में जाती है गरज नव्हती म्हणून मागच्या वेळी आपण आई कॅप घेतलं नाही. बट अगर इस तरह से डायरेक्शन चेंज हो रही है तो हमें डायरेक्शन को कंसिडर करना पड़ेगा. तो फाइनल मोमेंटम कितना है? माइनस ऑफ m इंटू यू इंटू आई कैप माइनस इनिशियल में प्लस है तो प्लस इंटू माइनस माइनस ही रहेगा, बनेगा माइनस ऑफ m इंटू यू इंटू आई कैप. तो यहाँ पे क्या होगा? आई कैप सेम डायरेक्शन में, तो उनको हम ऐड कर सकते हैं, मतलब ये बनेगा माइनस ऑफ ट्वाइस ऑफ m इंटू यू इंटू आई कैप. 0 वरून डायरेक्ट जादू, ट्वाइस ऑफ mu. कड़ा ना? डबल हो गया मोमेंटम. क्यों? क्योंकि ये वेक्टर क्वांटिटी. तो अगर हमें मोमेंटम पूछा है, चेंज इन मोमेंटम पूछा है, तो वो बनेगा माइनस ऑफ 2 इंटू एम इंटू यू. आई कैप मतलब वो डायरेक्शन रिप्रेजेंट कर रहा है कि बॉडी हॉरिजॉन्टली आ रही थी और हॉरिजॉन्टली जा रही है. लेकिन अगर मैग्नीट्यूड चाहिए तो क्या बनेगा इसका मैग्नीट्यूड? मैग्नीट्यूड रहेगा प्लस ट्वाइस ऑफ एम इंटू यू, क्योंकि मैग्नीट्यूड ले रहे हैं मतलब वहां पे साइन एंड डायरेक्शन की कोई मीनिंग नहीं होती है, मतलब माइनस आ रहा है तो भी हम उसको प्लस करेंगे. कळालं ना? तर या केसमध्ये चेंज इन मोमेंटम 0 नाही. नॉर्मली वाटतं आपल्याला, वाटणं पण साहजिकच आहे. बरोबर? फाइनल माइनस इनिशियल, फाइनल mu इनिशियल mu, तो कितना होगा? हाँ, यही अगर स्ट्रेट लाइन में होता तो बॉडी ट्रैवल कर रही है फ्रॉम A टू B, उसका मास दिया है आपको m और A के ऊपर बॉडी की वेलोसिटी u है, V के ऊपर भी बॉडी की वेलोसिटी u है. तो यहाँ पे इनिशियल मोमेंटम कितना होगा? m इंटू यू इंटू आई कैप. फाइनल मोमेंटम कितना होगा? उसी डायरेक्शन में जा रही है बॉडी, मतलब m इंटू यू इंटू आई कैप. तो यहाँ पे हम डेल्टा p करेंगे तो ये बनेगा p फाइनल माइनस p इनिशियल. अब सब कुछ सेम है, दैट्स व्हाई इट विल बिकम. अगर बॉडी अपनी डायरेक्शन चेंज नहीं कर रही है तो वो केस थी, एंड अगर डायरेक्शन चेंज हो रही है तो वही चेंज इन मोमेंटम बनेगा 2 इंटू एम इंटू यू. म्हणून फिजिक्स भारी आहे. 3.5 चंबर गेली.
paragraph, if a body of mass 10 gram, body of mass 10 gram collides with a stationary wall, collides with stationary wall and rebounds in exactly opposite direction, with velocity 20 meter per second, with velocity 20 meter per second, which is same as that of velocity before collision, which is same as that of velocity before collision. उठ, स्टँड अप. हो, तू झोपा काढायला येतो का? याच्यानंतर क्लासमध्ये जर तू असा आला आणि झोपला, मी तुला अलाव नाही करणार ना. लास्ट वॉर्निंग तुला. अभ्यास कर रात्रभर, नाही तर तिकडं माशा मारत फिर. सांगतोय तुला मी, कळालं? नाही तर लेक्चरवर उभं करेल मी तुला. कॅली का? Then calculate the change in momentum during collision. Very good. Then calculate the change in momentum during collision. आता आपण फॉर्म्युला बघितलाय, केस बघितलाय. आपल्याला माहिती है डेल्टा पी इक्वल्स टू क्या होगा? डायरेक्ट ट्वाइस ऑफ एम यू. क्या होगा? 2 इंटू मास कितना है? 10 ग्राम. ग्राम दिख गया. पहला काम क्या है? उसको 10 की पावर -3 से मल्टीप्लाई करके केजी में कन्वर्ट करना. इंटू यू कितना है? 20. तो 20 इंटू 10, 200 इंटू 2, तो ये बना 400 इंटू 10 की पावर -3, मतलब बनेगा 0.4 पवन यूनिट, हाँ, केजी मीटर पर सेकंड. ये हो गया चेंज इन मोमेंटम. क्लियर? मैग्नीट्यूड पाहिजे. नेक्स्ट, अब देखो सेम कंडीशन है. आपको बोला है कि बॉडी है ऑफ मास यम, कोलाइड हो रही है विथ वेलोसिटी यू, एंड आफ्टर कोलिजन मास तो सेम रहेगा बट रिबाउंड हो रही है विथ वेलोसिटी v. इन दैट केस चेंज इन मोमेंटम चाहिए. तो फिर से इनिशियल मोमेंटम कितना आएगा? m इंटू यू इंटू आई कैप, क्योंकि प्लस एक्स के अलाउंग जा रहा है, मतलब उसको पॉजिटिव लेना है. कोलिजन के बाद में अपोजिट आ रहा है, मतलब फाइनल मोमेंटम बनेगा m इंटू यू इंटू आई कैप. बस ये माइनस लेना पड़ेगा एंड u रिप्लेस्ड बाय v हो गया. तो फिर से चेंज इन मोमेंटम मतलब डेल्टा p कितना होगा? p फाइनल माइनस p इनिशियल. फाइनल कितना है? माइनस ऑफ m v आई कैप माइनस ऑफ m u आई कैप, यानी क्या होगा? माइनस ऑफ m इन ब्रैकेट v प्लस u या v माइनस u का प्लस u. किती लोकांना प्लस वाटतं? रेज युअर हँड्स. ब्रॅकेट में लेना है उसको v प्लस यू लेना चाहिए, असं किती लोकांना वाटतं? बर. आणि v मायनस यू यायला पाहिजे असं कोणाला वाटतं? बाकीचे शाळेतच नाही गेले काय पाहिजे पवन? प्लस यायला पाहिजे. अवनी प्लस, माइनस कोणतरी म्हणत होतं? चैताली प्लस. क्लियर झालं सगळ्यांना? देखो दोनों तरफ माइनस माइनस हमने कॉमन लिया है, मतलब वहां पे क्या आएगा? प्लस आएगा. ठीक है, तो ये बनेगा v प्लस यू इंटू आई कैप. असं कळत नसतं तर काय करायचं? थोड्या वेळाने परत याला मध्ये मल्टीप्लाय करून बघायचं. माइनस एम इंटू व्ही माइनस एम वी माइनस ऑफ प्लस यू मतलब माइनस ऑफ एम यू, म्हणजे सेम येतं, मतलब यहाँ पे प्लस आना चाहिए. ये क्या हो गया? चेंज इन मोमेंटम इन वेक्टर फॉर्म. अब इसका मैग्नीट्यूड क्या आएगा? जादू करते ना, सेम डायरेक्शन में था तब क्या है? m इन ब्रैकेट v माइनस यू, एंड डायरेक्शन चेंज हो गई तो डायरेक्ट m इन ब्रैकेट v प्लस यू. करते हैं ना कंफ्यूजन? तो यहाँ पे क्या होगा? अगर इसका मैग्नीट्यूड चाहिए डेल्टा p इज इक्वल्स टू क्या होगा? माइनस नहीं होगा, प्लस आएगा. m इन ब्रैकेट v प्लस यू. ना 2 है ना माइनस आहे, नाही तर चेंज म्हणल्यानंतर आपल्याला काय एक्सपेक्टेड आहे? v माइनस ही चाहिए. म्हणजे ऑप्शन मध्ये क्वेश्चन आला चेंज इन मोमेंटम इन दिस केस विल बी, ऑप्शन एच असतं m इन ब्रॅकेट v माइनस यू. आपल्याला विचारच करायचं नाही, फायनल माइनस इनिशियल. बट अगर डायरेक्शन सेम होती है तो v माइनस यू होता.
बट यहाँ पे रिबाउंड होके वापस आ रही है, मतलब डायरेक्शन रिवर्स हो रही है, तो ये क्या बनेगा, प्लस बनेगा। एंड ये प्लस होने से क्या होगा, आगे हम इसके ऊपर से फोर्स कैलकुलेट करने वाले हैं, तो फोर्स की वैल्यू भी चेंज हो जाएगी। म्हणजे एक केस आहे, यहाँ से एक बॉल थ्रो किया आहे, इथं बॅट्समन आहे आणि त्यांनी काय केलं, इकडनं आलेला बॉल असाच बॅटने इकडं, कळलं तुम्हाला, ठीक आहे। एंड दूसरी केस में बैट्समैन ने, तो ये ए केस है, ये बी केस है, तो कौन सी केस में मोमेंटम ज़्यादा चेंज होगा, ए और बी, कन्फर्म, कळालं, क्वेश्चन कळाला का काय, नाही कळाला, बॅट्समन आहे ना, इकडनं बॉल आला आणि त्यांनी इकडनं आला आणि इकडं मारला आणि इकडनं बॉल आला आणि इकडं वापस मारला, तो ये ए एंड बी केस है, तो मोमेंटम कहाँ पे ज़्यादा चेंज होगा, का बरं, यहाँ पे क्या होगा, सेम डायरेक्शन मेंटेन हो रही है, मतलब क्या रहेगा, यम इन ब्रैकेट वी माइनस यू, यहाँ पे क्या होगा, डायरेक्शन अपोजिट आ रही है, तो यम इन ब्रैकेट वी प्लस यू। क्लियर है। थोड्या वेळासाठी आपण कन्सिडर करू की मास है 100 ग्राम, यू थी 10 मीटर पर सेकंड एंड वी है 20 मीटर पर सेकंड, दोनों केस में, और जब कांटेक्ट हो रहा है फॉर 1 सेकंड, तो फोर्स का फॉर्मूला हम आगे पढ़ने वाले हैं, फोर्स का फॉर्मूला होता है dp/dt, मतलब चेंज इन मोमेंटम पर यूनिट टाइम। तो कौन से केस में फोर्स ज़्यादा होगा एंड वो कितना होगा, करा कैलकुलेट। ये तो क्लियर है, जिधर मोमेंटम ज़्यादा उधर फोर्स ज़्यादा, क्योंकि FdP प्रोपोर्शनल है, अगर टाइम सेम है तो इसका मतलब यहाँ पे फोर्स ज़्यादा लगेगा या ज़्यादा रिक्वायर्ड होगा, दोनों की मीनिंग सेमच आहे, रिक्वायर्ड मतलब ज़्यादा लगेगा। हो, कसं ओळखलं पवन तू, थ्री न्यूटन, 1 न्यूटन एंड 3 न्यूटन। काय सोडवलं का, किती आलं, -3 न्यूटन, ठीक है। नेक्स्ट, अभी सेम केस है, बॉल जाके रिबाउंड होगा, लेकिन वो रिबाउंड होते टाइम कुछ इस तरह से होगा कि अभी जो है यहाँ से निकल के यम इतनी मास वाली जो बॉडी है वो हॉरिजॉन्टली कोलाइड नहीं हो रही है, वो कोलाइड हो रही है विथ वेलोसिटी u इन ए डायरेक्शन मेकिंग एन एंगल थीटा विद द हॉरिजॉन्टल, एंड कोलिजन के बाद में रिबाउंड होके इधर जा रही है विथ वेलोसिटी अगेन सेम u विच इज मेकिंग सेम एंगल थीटा विद द हॉरिजॉन्टल, मास तो सेम है m। नाउ व्हाट विल बी द चेंज इन मोमेंटम। वेक्टर पढ़ने के बाद एक बात तो हमने एकदम कंक्लूड की थी कि कोई भी वेक्टर क्वांटिटी है, फिर वो डिस्प्लेसमेंट है, फोर्स है, मोमेंटम है, लीनियर मोमेंटम है, एंगुलर मोमेंटम है, अगर एक्स एंड वाई एक्सिस के अलॉन्ग नहीं दिए तो हमें क्या करना पड़ेगा, उनके कंपोनेंट्स फाइंड करने पड़ेंगे। तो कंपोनेंट्स फाइंड करो, चलो कंपोनेंट्स फाइंड कैसे किए जाते हैं, हम रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स फाइंड करते हैं, एक एक्स एक्सिस के अलॉन्ग, दूसरा वाई एक्सिस के अलॉन्ग। कंपोनेंट फाइंड करने के लिए रूल, थीटा का एडजेसेंट कंपोनेंट, दूसरा कंपोनेंट, तो हमें कंपोनेंट इस पॉइंट पे चाहिए, तो हम इसको ओरिजिन बना देंगे, तो एक कंपोनेंट इधर आएगा, दूसरा कंपोनेंट इधर आएगा। अगर ये ओरिजिन बनेगा, वेलोसिटी इस तरफ है, तो कंपोनेंट कहाँ पे आएंगे, घोळच झाला आता याचे कळाले बरोबर, याचे कुठं असेल, आपल्या आपल्या क्वाड्रंट मध्ये असतील ना, बरोबर है कि नहीं, इधर जा रहा है मतलब एक इधर होगा, ठीक है। तो अब यहाँ पे ये एंगल थीटा है, तो ये भी एंगल पवन कोणते, अगर ये एंगल थीटा है तो ये भी एंगल कोणते, वेरी गुड। तो अभी कंपोनेंट्स फाइंड करेंगे, थीटा का एडजेसेंट कंपोनेंट ऋत्विक cos थीटा, तो ये बनेगा u cos ऑफ थीटा, ये बनेगा u, सेम वे ये थीटा का एडजेसेंट है, मतलब ये बनेगा u cos थीटा, ये बनेगा u sin ऑफ थीटा।
आता इसकी डायरेक्शन डाउनवर्ड होगी अपवर्ड, याची इकडं हो गया. हे कळालं सगळ्यांना. फक्त आपण कंपोनेंट्स फाइंड केले. अब इसको रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स के फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है. मतलब इनिशियल वेलोसिटी जो है u वेक्टर, इसको कैसे लिखेंगे? जो x एक्सिस के अलोंग है उसके साथ i कैप लिखना पड़ेगा, जो y एक्सिस के अलोंग है उसके साथ. तो x एक्सिस के अलोंग कौन है? तो ये बनेगा इनटू i कैप प्लस u साइन थीटा इनटू, एंड ये इनिशियल वेलोसिटी है एंड फाइनल वेलोसिटी कितनी है फिर? u cos थीटा की डायरेक्शन अपोजिट है, तो वो बनेगा माइनस ऑफ u cos ऑफ थीटा इनटू i कैप. मग कधी संध्याकाळी सांगता का? u साइन थीटा इंटू जे कैप. क्यों माइनस? क्योंकि निगेटिव एक्सिस के अलॉन्ग जा रहे दोनों. पढ़ लो. ये कौन हो गई? u इनिशियल u फाइनल. अगर इसके ऊपर से हमें इनिशियल मोमेंटम चाहिए तो इसको बस मास से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. मतलब सेम क्या बनेगा? mu cos ऑफ थीटा i कैप माइनस mu साइन ऑफ थीटा j कैप, एंड p फाइनल क्या होगा? माइनस ऑफ mu cos ऑफ थीटा इंटू आई कैप माइनस mu साइन ऑफ थीटा इंटू जे कैप. तो इनिशियल मोमेंटम आ गया, फाइनल मोमेंटम भी आ गया. हमें फाइंड क्या करना है? क्या होता है चेंज इन मोमेंटम? p फाइनल माइनस p इनिशियल. करा बरं आता काय होतं? परत एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन करते टाइम आई कैप का आई कैप के साथ, जे कैप का जे कैप के साथ. हाँ 2 बरोबर इंटू आई कैप. क्या होगा? हे बघा इकडे लक्ष द्या. फाइनल में कौन है? u cos थीटा. फाइनल में कौन है? u नहीं, फाइनल इतना है माइनस mu cos थीटा. इनिशियल में कौन है? mu cos थीटा. तो ये माइनस माइनस हो जाएगा, मतलब ये बनेगा माइनस ऑफ mu cos ऑफ थीटा माइनस ऑफ mu cos ऑफ थीटा इंटू आई कैप. उसी तरह से फाइनल में कौन है? माइनस ऑफ mu साइन ऑफ थीटा माइनस, लेकिन यहाँ पे पहले से माइनस है, माइनस माइनस विल बिकम प्लस mu साइन ऑफ थीटा इंटू जे कैप. बट प्लस mu माइनस mu साइन थीटा मतलब वो जीरो बनेगा. यानी इस केस में चेंज इन मोमेंटम यानी डेल्टा p इज इक्वल्स टू रहेगा माइनस ऑफ ट्वाइस ऑफ mu cos ऑफ थीटा इंटू आई कैप. सिर्फ मैग्नीट्यूड रिक्वायर्ड है तो वेरी गुड 2 mu cos ऑफ थीटा. राइट डाउन. हो गया. राइट डाउन. इफ a body of mass 2 kg, body of mass 2 kg incident on a wall, incident on a wall with velocity of 20 meter per second, 20 meter per second, making an angle of 30 degree with the wall, making an angle of 30 degree with the wall. Then if it rebounds, if it rebounds with same velocity, if it rebounds with same velocity, then change in momentum will be
एंगल कितना दिया है, चेंज इन मोमेंटम विल बी सरस्वती 20. एक्सलंट, व्हेरी गुड. टाळ्या वाजवा सगळे पवनसाठी. एवढा हुशार स्टुडंट आहे आपल्या क्लासमध्ये. गायत्री, इतना टाइम किती आहे? 40√3/2 नाही आहे, 2 कट झालं. ठीक आहे, 40√3 सोडून कोणाचा आन्सर नाही आहे ना? -40√3, मॅग्निट्यूड में 40√3. ठीक आहे अनिकेत, काय आन्सर बेटा? नेमकं फिजिक्समध्ये असं चालत नाही, डोकं चालू ठेवावं लागतं. क्वेश्चन आता परत रीड करा. मी त्यामुळे सांगितलेले क्वेश्चन जोपर्यंत आपण सॅटिस्फाय होत नाही तोपर्यंत रीड करत चला, गडबड नहीं करायची. एंगल कहाँ पे दिया है? विद द वॉल. मग आपण विद द वॉल घेऊन सिंप्लीफिकेशन केलंय का? वॉल के साथ लिया है कि हमने एंगल? वॉल के साथ मतलब ये वाला एंगल आपको दिया है अल्फा, बट हमें रिक्वायर्ड होता है थीटा. देखो हमें फाइंड करना है थीटा, तो हर बार अगर वॉल के साथ एंगल देंगे तो हमें 90 माइनस अल्फा इक्वल्स टू थीटा करना पड़ेगा. मतलब थीटा दिया है 60, मास है 2, वेलोसिटी है 20, 2 इंटू 20 40 इंटू 2 80, कॉस 60 1/2. मतलब आंसर विल बी 40 kg मीटर पर सेकंड. कळालं? अगर वेक्टर फॉर्म में तो माइनस, मैग्नीट्यूड में तो प्लस. एंगल कसा मोजला? काय कसं बनवलं म्हणजे असं कसं पडलं का? आतापर्यंत असा पडत होता ना, तसा नाही, आता असा पडला याच्यावर. पडू शकतो का असा? क्लियर? नेक्स्ट वन मोर. इफ change in momentum is 100 kg meter per second. 100 kg meter per second when a body of mass 50 kg, body of mass 50 kg collides with a wall and rebounds with same velocity of 2 meter per second. Then what will be the angle made by the colliding body? What will be the angle made by colliding body with the wall? कितना होगा? 1. देखो सेम फॉर्मूला है. डेल्टा पी मतलब चेंज इन मोमेंटम कितना दिया है? 100 इक्वल टू ट्वाइस ऑफ मास दिया है 50, वेलोसिटी दी है 2 इंटू बनेगा कॉस ऑफ थीटा. आता 2 इंटू 2 4 इंटू 50 200. ये 200 इधर आएंगे तो ये बनेगा 1/2 इक्वल्स टू कॉस ऑफ थीटा. तो कॉस का कौन सा थीटा 1/2 होता है? 60 डिग्री. लेकिन ये 60 डिग्री किसके साथ है? हॉरिजॉन्टल के साथ. हमें एंगल किसके साथ चाहिए? वॉल के साथ. तो फिर से यही करना पड़ेगा. 90 माइनस 60 मतलब 30 डिग्री विल बी द आंसर. ठीक है, तो ये हो गया बेसिक इंट्रोडक्शन ऑफ मोमेंटम एंड चेंज इन मोमेंटम. हे वेक्टर फॉर्म कंपोनेंट्स थोडंसं कन्फ्युजिंग आहे, यावर थोडं वर्क करावं लागेल. ठीक है, नाउ राइट डाउन नेक्स्ट पॉइंट, स्टार मार्क करके लिखो. इफ मास इज कांस्टेंट, जो बॉडी मोशन परफॉर्म कर रही है उसका मास अगर कांस्टेंट है, इफ मास ऑफ द बॉडी इज कांस्टेंट, देन इसका मतलब क्या होगा? P डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V होगा.
एंड P डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V है, इसका मतलब अगर हम P वर्सेस मास ऐसे ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो ये बनेगी स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन। P वर्सेस V आता बरोबर आहे। आणि P वर्सेस M कशी पाहिजे होती, वरती का खाली? हां ठीक आहे, नेक्स्ट V कॉन्स्टंट। सगळ्या क्लासचं कन्फ्युजन एकीकडं, पवन आणि प्रथमेशचं कन्फ्युजन एकीकडं। V कॉन्स्टंट आहे पवन, मग काय येईल? नाही थांब ना, काय काय लाईन? स्ट्रेट लाईन कुठं? वर्टिकल हॉरिजॉन्टल पासिंग थ्रू ओरिजिन। काय होईल? V अगर कांस्टेंट है तो इसका मतलब P बनेगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू M, एंड अगर ग्राफ ड्रॉ करेंगे P वर्सेस M का, अगेन ये आएगी स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन। एंड आता सांगितलं P कांस्टेंट है तो क्या होगा, M प्रोपोर्शनल टू 1/V। इसका मतलब क्या होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, मतलब वेलोसिटी बढ़ी तो मास, मास कम हो गया तो वेलोसिटी। ठीक है, ठीक है, अगर P कांस्टेंट है तो M प्रोपोर्शनल टू 1/V होता है, उसके ग्राफ का नेचर इसके सिमिलर होता है। तो ये था बेसिक इंट्रोडक्शन ऑफ लीनियर मोमेंटम एंड चेंज इन लीनियर मोमेंटम। अभी और एक पॉइंट, हमें NLM शुरू करने के लिए जैसे हमने लीनियर मोमेंटम पढ़ा है उसके साथ हमें फोर्स को भी इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा। सो राइट डाउन फोर्स। राइट डाउन फोर्स, हे कळाल तुला? आता हेच इथं हेच आहे फक्त, ते होतं 1D मध्ये तेव्हा झोपला होता का? निगेटिव्ह स्लोप कधी घेत होतो आपण? इथे निगेटिव्ह स्लोपचा प्रकारच नाही, जाऊ दे सोडून। मग हे कळाल तुला? नाही त्याच्यावर विचार करत बस, आपण फोर्स करू बेटा। राइट डाउन फोर्स, तू चालू दे विचार, लिहू नको। फोर्स 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 क्या होता है फोर्स? फोर्स मीन्स व्हाट? A push or pull that displaces a body from one position to another. Very good. Write down. Force is a push or pull. Acting upon a body. By the interaction of bodies. पुल म्हणजे ओढणे आणि पुश म्हणजे हे डोरवर वाचून कळालं तुम्हाला? तसं नसतं ते, पुश म्हणजे ढकलणे, पुल म्हणून ओढणे असते ते। राइट डाउन। पुल ऑलवेज एक्ट्स अवे फ्रॉम द बॉडी। लिया, पुल POOL का PULL, PULL ऑलवेज एक्ट्स अवे फ्रॉम द बॉडी। कळालं नाही का? अरे बॉडी म्हणजे आपली बॉडी नाही, ज्या बॉडीवर फोर्स ऍक्ट होतोय ती बॉडी। आपल्या बॉडी सोबत काय घेणे नाही आपल्याला। डोर पुल करतो की नाही आपण, मग त्या डोर कडे फोर्स जातो का डोर कडून फोर्स येतो? डोर पासून अवे येतो ना। आपल्या बॉडी सोबत काय घेणे नाही आपल्याला। डोरचं डिस्प्लेसमेंट होतंय ना, तर अंडर ऑब्झर्वेशन कोण आहे? डोर आहे, मग त्या बॉडी पासून अवे ऍक्ट झाला पाहिजे। पुल ऑलवेज ऍक्ट्स अवे फ्रॉम द बॉडी अँड पुश ऑलवेज ऍक्ट्स टुवर्ड्स द बॉडी। कळालं ना? म्हणजे आता पुल पुश कळालं नहीं तो ये लक्षात ठेवायचं। अगर कोई बॉडी है एंड इस बॉडी को अगर इस डायरेक्शन में मैं फोर्स अप्लाई कर रहा हूं तो मैं पुल कर रहा हूं या पुश कर रहा हूं? हाँ, का बरं? मी इकडे उभं राहून ओढतोय, मग तो फोर्स माझ्या बॉडीकडे येतोय, काही फरक पड़तो का? अंडर ऑब्जर्वेशन कौन है? ये बॉडी। तो इस बॉडी से रिलेटेड डिस्कशन चल रहा है। अगर इससे अवे एक्ट हो रहा है मतलब ये क्या है? एंड अगर पुश होता तो मतलब सेम बॉडी के ऊपर एक्ट होने वाला फोर्स यहां से एक्ट होता तो? कड़ा लो, ठीक है। तो ये पुल और पुश जो बॉडी के ऊपर एक्ट होता है, बट उसके लिए रीजन कौन है?
इंटरॅक्शन ऑफ द बॉडीज. आता इंटरैक्शन ऑफ द बॉडीज अपन का इंट्रोड्यूस किया है, उसके लिए रीजन है. देखो जो भी फोर्सेस हम नेचर में पढ़ते हैं, सर्कुलर में हमने देखा था कि कुछ रियल होते हैं, कुछ सुडो होते हैं. बट रियल फोर्सेस में और दो टाइप के फोर्स होते हैं, कुछ कॉन्टैक्ट फोर्स होते हैं, कुछ नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स होते हैं. ठीक आहे ना. कॉन्टॅक्ट फोर्स होते अँड नॉन कॉन्टॅक्ट फोर्स होते. मीन्स व्हॉट, जसं मला ही बॉटल त्या कॉर्नरवरून या कॉर्नरवर ठेवायची असेल, काय करावं लागेल, जाके उसको पकड़ना पड़ेगा, लिफ्ट करना पड़ेगा, फिर रखना पड़ेगा. मतलब हमने क्या किया, कॉन्टॅक्ट फोर्स अप्लाई किया. लेकिन वहाँ से अगर नीचे लेके आना है तो क्या करना पड़ेगा, बट टेबलच्या बाजूला सोडून द्यावं लागेल का खाली असं हळूहळू घेऊन यावं लागेल. सोडलं तरी खालीच पडणार आहे. मतलब वहाँ पे कौन सा फोर्स था, नॉन कॉन्टॅक्ट फोर्स था ना. का फरशीवर आली होती, बॉटलला घेऊन गेली होती, असं काही नव्हतं. ठीक है. मतलब वहाँ पे फोर्स कौन सा है, नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स है. तो होता क्या है कि नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स रिलेटेड इस टॉपिक में, इस सेक्शन में हम बस ग्रेविटेशनल फोर्स कंसीडर करेंगे. इन ऑल अदर केसेस फोर्सेस क्या रहेंगे, कॉन्टैक्ट फोर्सेस, मतलब इंड्यूस्ड होंगे बिकॉज ऑफ इंटरैक्शन ऑफ द बॉडीज. अब इंटरैक्शन ऑफ द बॉडीज म्हणजे काय, सपोज पहले ये बॉडी है, इसके बाजू में और एक बॉडी है एंड इसके बाजू में और एक बॉडी है, आणि मी ह्या बॉडीला इथं ढकलतोय, पुश करतोय का पुल करतोय, नक्की टुवर्ड्स द बॉडी है, पुल है का पुश है, पुश कर रहे हैं हम. ठीक है. तो यहाँ पे क्या होगा, इस ब्लॉक को हम पुश करेंगे तो ये दोनों पुश हो जाएंगे क्या आगे, स्मूथ सरफेस है. कसं काय, आपण तर फक्त याच्यावर अप्लाई केला होता. तो ये एक दूसरे के साथ जब इंटरैक्ट होंगे, कॉन्टैक्ट फोर्सेस, नॉर्मल कॉन्टैक्ट फोर्सेस, एक्शन रिएक्शन, ते सगळं होईल एंड तीनों भी ब्लॉक क्या करेंगे, मोशन में सेट हो जाएंगे. ठीक है. उसके सिमिलर अगर बोला है कि एक ब्लॉक यहाँ पे एंड ये क्या है, वेरी गुड, पुलिस, और यहाँ पे हमने ये बड़ा वाला ब्लॉक कनेक्ट किया है एंड यहाँ पे एक छोटा वाला ब्लॉक कनेक्ट किया है. क्या होगा, इसका वेट ज्यादा है तो ये डाउनवर्ड आएगा, ये डाउनवर्ड आएगा तो ये इंटरैक्ट कर रहा है इस ब्लॉक के साथ, तो ये इस ब्लॉक को खींचेगा आगे, ये ब्लॉक आगे जाएगा, मतलब ये स्ट्रिंग इस ब्लॉक को भी ऊपर लेके जाएगी. मतलब इंटरैक्शन की वजह से ये फोर्सेस एक्ट होते हैं. एक पुल होगा, नहीं तो पुश होगा. ठीक है. तो उनको हम क्या बोलते हैं, एज ए फोर्स कंसिडर करते हैं. अभी आगे जो फोर्स का डिटेल इंट्रो है हमें डायरेक्ट एनएलएम ही मिलता है, बट एनएलएम पढ़ने से पहले हमें थोड़ा सा डिस्कशन करना है अबाउट इनर्शिया. क्या होता है इनर्शिया, मतलब इनर्शिया मतलब काय, जडत्व. इनर्शिया मीन्स व्हाट, चेंज इन मूवमेंट इज कॉल्ड एज इनर्शिया. वर चेंज इन स्टेट इज कॉल्ड एज इनर्शिया. गुड. सडन चेंज इन स्टेट इज कॉल्ड एज इनर्शिया. एक्सलंट. पवनला सांगू द्या ना, हे आन्सर आहे, काही पण सांगत असता. परत एकदा व्यवस्थित सांग बेटा. इज कॉल्ड एज इनर्शिया. संस्कृती काय इनर्शिया, गायत्री काय, तेच म्हणजे काय, बर. संगम, शुभम, हो म्हणतो त्या आन्सर सांग ना शुभम. सडन चेंज इन स्टेटला इनर्शिया कोणत्या अँगलला आणि कुठं, मग कसा म्हणणार आहे बेटा तू, फोर्स म्हणजे इनर्शिया फोर्स झाला का, मोशन ऑफ बॉडीला अपोज करतो. परत परत, चेंज इन स्टेट, इधर स्टेट ऑफ रेस्ट और स्टेट ऑफ युनिफॉर्म. जे ऐकलं ते सगळं सोडून घ्या. आता मी जे सांगतोय त्यावर फोकस करा, पहिले लिहून घ्या. इनर्शिया इज ए टेंडन्सी असोसिएटेड विथ मॅटर. आणि हा वर्ड लक्षात ठेवा, टेंडन्सी. टेंडन्सी टेंडन्सी का मतलब क्या होता है, ते बाकी काहीतरी असेल, आपण त्याला असं म्हणतो फिजिक्स स्टडी करत असताना, लॉ ऑफ बिहेवियर प्रोवाइडेड बाय नेचर. मतलब नेचर ने हर एक बॉडी को कैसे बिहेव करना है इसके लिए रूल्स एंड रेगुलेशन बनाए हैं और उनको अपन टेंडेंसी बोलते हैं. ठीक है. तो इनर्शिया क्या है, टेंडेंसी एसोसिएटेड विथ मैटर, बाय वर्च्यू ऑफ विच मैटर अपोजेस चेंज इन इट्स स्टेट. Inertia is a tendency
associated with matter, associated with matter, by virtue of which matter opposes change in its state, either state of rest or state of uniform motion. स्टेटमेंट जे लिहिलंय त्याची मिनिंग कळते का बघा. मतलब नेचर में जितनी सारी बॉडीज है उनकी एक टेंडेंसी है. कौन सी टेंडेंसी है कि जो बॉडी रेस्ट में है उनको रेस्ट में ही रहना है, जो बॉडी मोशन में है उनको मोशन ही परफॉर्म करनी है. समझ में आ रहा है ना. तो हम अगर जाएंगे और उसका इनर्शिया डिस्टर्ब करेंगे, मतलब कोई बॉडी अगर रेस्ट में है एंड उसको मोशन में सेट करने के लिए जाएंगे तो बॉडी मोशन में सेट नहीं होगी. कब तक? जब तक हम इनर्शिया को ओवरकम नहीं करेंगे तब तक. और ये इनर्शिया के लिए, मतलब इनर्शिया को ओवरकम करने के लिए हमारे पास सिर्फ एक ही क्वांटिटी, एक ही टूल होता है, दैट इज नथिंग बट द फोर्स. मतलब हम बोलते हैं इन जनरल क्लासिकल मैकेनिक्स में फोर्स इज ओनली रिक्वायर्ड, फोर्स इज नहीं लिहू नका, फोर्स इज ओनली रिक्वायर्ड टू ओवरकम द इनर्शिया ऑफ द बॉडी. फोर्स की रिक्वायरमेंट क्यों होती है? बॉडी का जो इनर्शिया होता है उसको ओवरकम करने के लिए. समझ में आ रहा है. मतलब जैसे यहाँ पे चेयर रखी है, चेयर को अगर बोला जाएगा चेयर स्टैंड अप और बाजू में जाके बैठो, चेयर बैठ सकती है क्या? खूप आज्ञाधारक आहे, बरोबर आहे. तिला वाटतं असं आपण ऐकलं पाहिजे, उठून बसलं पाहिजे, बट होतं का प्रैक्टिकली? क्यों नहीं होता है? बिकॉज उसका इनर्शिया उसको उठने नहीं देता है. हमें क्या करना पड़ेगा फिर? पवनला उठावं लागेल, जाऊन फोर्स अप्लाई करावं लागेल. फोर्स अप्लाई करके इनर्शिया ओवरकम करके वो चेयर को बाजू में रख देगा एका हाताने. बरोबर आहे. तोच टास्क मी चेअरचा सोडून टेबलचा दिला तर व्हॉट विल हॅपन? होईल का? उचलून दुसरीकडे ठेवला टेबल, पॉसिबल है क्या? पवन तोच है, फोर्स तो अप्लाई करना है, बट टेबल एंड चेयर में दोनों में क्या चेंज हुआ? मास बढ़ा. इसका मतलब मास के चेंज होने से इनर्शिया चेंज होता है. कहते का? इसका मतलब हम ऐसे बोल सकते हैं कि क्लासिकल मैकेनिक्स में जब तक अपन रोटेशनल मोशन नहीं पढ़ रहे तब ये जो टेंडेंसी होती है जिसका काम है अपोज करना, यानी इनर्शिया, इट इज रिप्रेजेंटेड बाय मास ऑफ द बॉडी. इनर्शिया म्हणजे मास नहीं, इनर्शिया को यूनिट्स डायमेंशन नहीं होते, कळलं ना. इनर्शिया बस रिप्रेजेंट कौन करता है? मास करता है इन केस ऑफ ट्रांसलेशनल मोशन और लीनियर मोशन. राइट डाउन. टेंडेंसी ऑफ इनर्शिया इज रिप्रेजेंटेड बाय tendency of inertia is represented by mass in case of linear और ट्रांसलेशनल मोशन. एंड यही एक रोटेशनल मोशन होगी तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है. ठीक है, बट तो लिहू नका, तो तिकडे स्टडी करू. एंड हम इनर्शिया कैलकुलेट नहीं करते, ठीक है ना. इनर्शिया बस कंसेप्चुअली इंट्रोड्यूस करते, इसलिए इसको कोई यूनिट भी नहीं है एंड डायमेंशन भी नहीं है. क्लियर है. फिर इनर्शिया मतलब क्या होता है? मतलब की देखो, रात्रभर झोपलेलो आहे आपण, सकाळी काय होतं, बेडवरून उठून उभं राहीपर्यंत आपलं दिवसभरातलं सगळ्यात मोठं युद्ध असतं. बरोबर आहे की नाही. अलार्म 3:30चा असतो, बट 5 मिनिट ते जे असतात एवढे व्हॅल्युएबल असतात की विषयच नसतो त्याचा. बरोबर आहे की नाही. म्हणजे बेडवर झोपलेले तुम्ही रात्रभर, बॉडीमध्ये काय डेव्हलप झालेलं आहे? इनर्शिया. तुमची चूक नाही, ती फिजिक्सची चूक आहे, कळालं ना. इनर्शिया असल्यामुळे बॉडी काय करते? रेजिस्ट करते, अपोज करते. त्यामुळं बेडवरून उठून उभं राहण्यासाठी आपल्याला सगळ्यात जास्त एनर्जी रिक्वायर्ड असते, कळालं. त्यानंतर तुम्ही उभे राहिले, वॉक करायला गेले किंवा जॉगिंग करायला गेले, तुमच्या लक्षात येतं एकदा चालायला लागलं की असं वाटतं थोडा वेळ अजून चाला. बरोबर है. मतलब मोशन में सेट हो गए, फिर क्या होता है? मोशन का इनर्शिया एक्ट होता है, मग थांबून घरी यायला जीवावर येतं, बट क्लास असल्यामुळे परत यावं लागतं. ठीक है. मतलब इस तरह से ये इनर्शिया एक्ट होता है. ये इनर्शिया 3 टाइप का होता है. राइट डाउन. आता इनर्शियाची गोष्ट अशी है, सबसे पहले एरिस्टोटल ने 3rd सेंचुरी BC के आसपास बोला था. क्या बोला था? टू मेंटेन यूनिफॉर्म मोशन ऑफ द बॉडी देयर इज रिक्वायरमेंट ऑफ फोर्स. क्या बोला था? टू मेंटेन यूनिफॉर्म मोशन ऑफ द बॉडी देयर इज रिक्वायरमेंट ऑफ फोर्स. म्हणजे यूनिफॉर्म मोशन बॉडी की मेंटेन रखने के लिए फोर्स की रिक्वायरमेंट होती है. एरिस्टोटल ने बोला था. एग्जाम्पल के लिए वो बोल रहा है कि छोटा बच्चा है, उसको एक टॉय कार दी है एंड टॉय कार को एक स्ट्रिंग कनेक्ट की है.
है ना, खेलने गाड़ी है, गाड़ी दोरी बांध लिया और बच्चा क्या कर रहा है, उसको खींच रहा है। तो जब तक वो खींचेगा तब तक टॉय कार मूव होगी, खींचना बंद कर दिया वो रुक जाएगी। मतलब कि क्या हो रहा है, जब तक फोर्स अप्लाई हो रहा है तब तक मोशन है। मतलब मोशन मेंटेन रखने के लिए वहां पे फोर्स की रिक्वायरमेंट होती है। ये किसने बोला था, साइमल्टेनियसली उसने ये भी बोला था कि अगर हम पर्टिकुलर हाइट पे से हेवी ऑब्जेक्ट एंड लाइटर ऑब्जेक्ट दोनों को अगर ड्रॉप कर देंगे तो नीचे कौन जल्दी गिरेगा, हेवी ऑब्जेक्ट, है ना, असं एरिस्टॉटलने सांगितलं होतं। बट उसको करेक्ट करने के लिए गैलीलियो एक्सपेरिमेंट के साथ में एक्सप्लेन करता है कि हेवी लाइट कोणती बॉडी असू द्या, अगर उनको सेम हाइट से हमने ड्रॉप किया तो ग्राउंड को साइमल्टेनियसली स्ट्राइक करेगी। उसी कंसेप्ट के अकॉर्डिंग वर्क करते हुए गैलीलियो ने ये बात भी एक्सप्लेन की थी। मतलब ये इनर्शिया एक्चुअल में एक्सप्लेन किया गया था बाय गॅलिलियो। न्यूटननी फक्त काय केलंय, न्यूटन हुशार होता, कळालं ना, सगळ्याच अँगलनी हुशार होता, स्मार्ट वर्क त्यांनी केलेलं आहे। पूर्ण बेस जो होता आपण मेकॅनिक स्टडी करतो तो कंप्लीट गॅलिलियोनी बनवला होता। बट गॅलिलियो लोकांना सांगता नाही आलं, एकच गोष्ट सांगायला गेला मारून टाकलं, ठीक है ना, गॅलिलियो की स्टोरी मालूम है ना। एकदम भारी, लोकांना कळेल आणि पचेल, कळतं ना, या भाषेमध्ये त्यांनी सांगितलं। जैसे न्यूटन के लॉज ऑफ मोशन हम पढ़ते हैं, थर्ड लॉ न्यूटन का, जे शाळेत पण नहीं गेलं त्याला पण माहिती है, फॉर एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। मतलब ये न्यूटन की स्पेशलिटी थी, इसलिए न्यूटन फेमस हो गया। नहीं, न्यूटन ग्रेटेस्ट होता, त्यात कोई डाउट नहीं है, बट गैलीलियो ने ये सारी कंसेप्ट का पूरा बेस बना के रखा। तो गैलीलियो एक्सप्लेन करता है कि इनर्शिया के टेंडेंसी के अकॉर्डिंग कि बॉडी को यूनिफॉर्म मोशन में मेंटेन रखने के लिए फोर्स रिक्वायर्ड नहीं होता है, फोर्स इज ओनली रिक्वायर्ड टू एक्सेलरेट द बॉडी, एंड यूनिफॉर्म मोशन में एक्सेलरेशन जीरो होता है। इसलिए जब तक बॉडी यूनिफॉर्म मोशन परफॉर्म कर रही है तब तक फोर्स की रिक्वायरमेंट ही नहीं है। म्हणजे आपल्या फिजिक्स असं झालंय की अरिस्टॉटल ने पूरा मैकेनिक्स एक्सप्लेन किया था सेकंड थर्ड सेंचुरी बीसी में, बट गॅलिलियोने प्रूव्ह किया की सगळं 100% चुकीचं होतं। मग गॅलिलियोने ते काय चुकीचं होतं ते सगळं एक्सप्लेन केलं। उसके बाद में फिर न्यूटन ने क्या किया है, मतलब ये स्ट्रक्चर कंप्लीट किया है, कळालं ना। तो इनर्शिया मतलब क्या था, क्लियर हो रहा है। तो गैलीलियो ने सबसे पहले एक्सप्लेन किया था कि बॉडी को अगर मोशन में सेट करना है, या फिर बॉडी अगर पहले से मोशन में है और उसकी मोशन डिस्टर्ब करके रेस्ट में लेके आना है, तो वहां पे रिक्वायरमेंट होती है फोर्स की। तो ये इनर्शिया 3 टाइप के होते हैं, राइट डाउन, टाइप्स ऑफ इनर्शिया। लेक्चर्स नहीं इतना है, किस जन लेक्चर्स है, ठीक है। टाइप्स ऑफ इनर्शिया एंड फोर्स का डिस्कशन हम कल कंटिन्यू करेंगे, कल शार्प 10:30 AM को आना है, क्लियर है, थैंक यू। Recording